स्मोकिंग है, अल्कोहल है या किसी भी तरह का टोबैको, तंबाकू का सेवन है, ये एक प्रमुख कारण है कैंसर होने का। जैसे कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स है, जिससे कि इन्फेक्शन, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV एंड बहुत सारे और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो होने का खतरा रहता है। ये क्या रिस्क फैक्टर्स है, क्या उसके कारण है जिसकी वजह से लोगों में कैंसर होता है। नमस्कार, मैं हूं सिंगादर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। अभी मैं मगध कैंसर अस्पताल में हूं और हमारे साथ डॉक्टर कुमार प्रभात है, कैंसर रोग विशेषज्ञ है। वर्ल्ड कैंसर डे पर आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू। आज वर्ल्ड कैंसर डे है, तो इस पे आपका क्या विचार है? कैंसर को लेकर जो जागरूकता है उसमें क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ और होना चाहिए? 4 फरवरी को जो है पूरी दुनिया में वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। ये एक इनिशिएटिव है यूनियन ऑफ इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल काउंसिल का, और इसमें जो है हम पूरी दुनिया में जो है हम मनाते हैं लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। और इस साल का जो UICC का थीम है वो है क्लोज द केयर गैप। इसका जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जो भी गरीब तबके के लोग हैं या जो हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो अमीर तबके के लोग हैं, उनके बीच में जो एक गैप है उसको जो है हम लोग को फिल करना है। और जो कैंसर ट्रीटमेंट की जो सुविधा है वो सारे वर्ग के लोगों के लिए अवेलेबल कराना है। और ये UICC का ग्लोबल थीम है। और इसके लिए जो है हम लोग हर साल अभी से लेके 3 साल तक क्लोज द केयर गैप कैंपेन जो है वो कंटिन्यू रहेगा और इसको सोशल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे अवेयरनेस फैलाया जाएगा। और इसी वर्ल्ड कैंसर डे के तहत हमारे यहाँ मगध कैंसर सेंटर में आज ये आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि कैंसर के क्या रिस्क फैक्टर्स है, क्या उसके कारण है जिसकी वजह से लोगों में कैंसर होता है, उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या ऐसे सिम्टम्स आपको दिखे कि आपको सावधान होना चाहिए कि ये कैंसर हो सकता है, और कैसे इसका इलाज किया जाना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैंसर के क्या क्या प्रमुख लक्षण होते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या कारण है जिसकी वजह से कैंसर होता है। तो इसमें सबसे पहला जो है जो हमारा एडिक्शन है, जैसे कि स्मोकिंग है, अल्कोहल है या किसी भी तरह का टोबैको, तंबाकू का सेवन है, ये एक प्रमुख कारण है कैंसर होने का। इसके साथ साथ और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि आजकल ओबेसिटी एक बहुत बड़ा जो है कैंसर का कारण है और जो कि प्रिवेंटेबल है, जिसको कि हम हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल करके बहुत सारे कैंसर से बच सकते हैं। जैसे कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ये जो है प्रमुखतया ओबेसिटी के कारण होता है। और जो भी गैस्ट्रिक मैलिग्नेंसीज हैं, जो कोलोन के कैंसर्स हैं, ये सारे हमारे डाइटरी फैक्टर्स पे, जैसे कि गैस्ट्रिक जो पेट का कैंसर है वो, जैसे कि अगर आपने स्मोकी फूड, जो तंदूरी वाला या धुएं वाला जो खाना होता है उसको खाने से ऐसा देखा गया है कि स्टमक का कैंसर होता है। वैसे ही जो जंक फूड हैं, जो ऐसे फूड हैं जिसमें कि बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजें हैं, उससे आपको गैस्ट्रिक मैलिग्नेंसी, जो पेट का कैंसर है, आंत के कैंसर, उसका खतरा बढ़ा रहता है। इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण है। जैसे कि डॉक्टर अभिषेक ने बताया कि रेडॉन गैस के एक्सपोजर जो है ये बहुत प्रमुख कारण है लंग कैंसर का। उसी तरह से जैसे एस्बेस्टस फैक्ट्री में जो काम करने वाले एस्बेस्टस वर्कर हैं, उसमें जो है देखा गया है कि फेफड़ों में और प्लूरल मीजोथेलियोमा नाम की एक कैंसर की बीमारी है जो होती है। इसी तरह से और बहुत सारे इन्वायरमेंटल एक्सपोजर हैं, जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स हैं, वो एक प्रमुख कारण है कैंसर होने के। इसके साथ साथ कुछ रिप्रोडक्टिव फैक्टर्स हैं। रिप्रोडक्टिव फैक्टर्स में जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि अर्ली मेनार्की एंड लेट मेनापॉज, वैसे महिलाएं जिसको मासिक धर्म जो है वो बहुत अर्ली एज में शुरू हो जाता है और जिनका मासिक धर्म जो है वो 55 साल से ऊपर तक चलता है। इसमें होता ये है कि बेसिकली लॉन्ग टर्म एस्ट्रोजन एक्सपोजर होता है, हार्मोन का जो है वो लंबे समय तक बॉडी में एक्सपोजर होता है, जिसकी वजह से हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर खतरा ज्यादा रहता है। इसी के साथ साथ अदर रिप्रोडक्टिव फैक्टर्स है, जैसे कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स है, जिससे कि इन्फेक्शन, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV एंड बहुत सारे और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड
डिजीज जो है वो होने का खतरा रहता है, जो कि गायनिकोलॉजिकल मैलिग्नेंसी यानी कि महिलाओं में या पुरुषों में जो है वो पेनाइल का कैंसर, पेनिस का कैंसर, जो एनल कैनाल का कैंसर, और महिलाओं में जैसे कि सर्वाइकल कैंसर और यूट्रस का कैंसर, ये खतरा रहता है। इसके साथ साथ लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग है ना, महिलाएं आजकल जो है बच्चों में स्तनपान नहीं कराना चाहती हैं, तो देखा गया है कि ब्रेस्ट फीडिंग जिसमें नहीं है वो भी एक कारण होता है ब्रेस्ट कैंसर का, और अगर ब्रेस्ट फीडिंग हम कराते हैं तो उससे ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा कम होता है। इसके साथ साथ जो और प्रमुख कारण है कैंसर होने का वो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, है ना, तो ये जो है एक प्रमुख कारण है कैंसर होने का। इसके साथ साथ 5 to 10% केसेस में हेरिडिटरी कैंसर होता है, कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं जैसे कि ली-फ्रोमनाई सिंड्रोम है, HNPCC जिसको प्यूर जैगर सिंड्रोम कहते हैं, वैसे ही आपके ब्रेस्ट कैंसर में BRCA1 एंड BRCA2 जीन नाम का एक म्यूटेशन होता है, इससे हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा जो है वो ज्यादा रहता है, जिसको कि हम स्क्रीनिंग करके, जेनेटिक टेस्टिंग करके पता लगा सकते हैं कि हमारे इसमें कैंसर होने का खतरा है या नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे लोगों को स्क्रीनिंग करना चाहिए, तो वैसे लोगों को स्क्रीनिंग करना चाहिए जिनके फैमिली में हिस्ट्री है, जैसे मान लीजिए अगर किसी की मदर में ब्रेस्ट कैंसर या ग्रैंड मदर में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, तो वैसे उनके जो बच्चे हैं, जो उनकी जो डॉटर्स हैं, उनको जो है अपना स्क्रीनिंग BRCA1 BRCA2 जीन म्यूटेशन का कराना चाहिए, जिससे कि हमें पता लग सके कि ये जो है ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा इनमें है या नहीं है। ये एक कारण है। इसके साथ साथ जो है और बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे पुरुषों में हार्मोन डिपेंडेंट, जैसे मैंने बताया कि महिलाओं में हार्मोन, लॉन्ग टर्म हार्मोन के एक्सपोजर की वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है, वैसे ही पुरुषों में जो हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर है वो है आपका प्रोस्टेट कैंसर, और पूरी दुनिया में हर 8 में से 1 महिला को ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है, और पुरुषों में हर 8 में से 1 पुरुष को प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा है। तो इसका बचाव यही है कि हम उसके सिम्टम्स के बारे में जाने, क्या क्या लक्षण होते हैं, कॉमन सिम्टम्स होते हैं, उसके बारे में जाने, और जैसे ही इस तरह का कोई सिम्टम्स आता है तो हम अपने जो नियर बाय अवेलेबल फिजिशियन है, जो डॉक्टर्स हैं, उनके पास तुरंत संपर्क करें। तो अब हम बात करते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या अर्ली स्टेज में आपको कैंसर के सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द कैंसर जो है ये एसिम्टोमेटिक होता है, शुरुआती अवस्था में इसमें कोई लक्षण नहीं होते, और बहुत सारे केसों में ये इंसिडेंटल फाइंडिंग होता है कि गए किसी और चीज के लिए और डायग्नोज हो गया कि आपको वहां पे कहीं कुछ गांठ है। लेकिन क्या क्या कॉमन सिम्टम्स है जिसको कि हम लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसमें से सबसे पहला है कि आपके शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ है जो कि दर्द नहीं करता है, यानी पेनलेस लम्प, वैसे गांठ का कैंसर होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। उसके साथ साथ जैसे अगर मान लीजिए कहीं पर मुंह में कोई घाव है, छाला है, जो कि दवाई खाने के बाद हील नहीं हो रहा है, तो उसमें बहुत कैंसर होने का रिस्क है। अगर आपके वॉइस में चेंज आया है, अगर होर्सनेस ऑफ वॉइस हो रहा है, तो उसमें लैरिंजियल कैंसर का रिस्क है। वैसे ही अगर आपको मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, मतलब कुछ दिनों तक आपको जो है दस्त होता है, फिर उसके बाद कब्जियत होती है, तो वैसे केसेस में कोलोन का कैंसर होने का रिस्क रहता है। वैसे ही अगर कंटिन्यूस आपको वॉमिटिंग हो रहा है, पित्त जैसी जो है उल्टियां हो रही है, तो उस केसेस में आपको गैस्ट्रिक और गॉल ब्लैडर कैंसर का रिस्क रहता है। महिलाओं में बात करते हैं तो स्तन में या आर्मपिट में, एक्जिला जो हमारा गांठ वाला एरिया है, उसमें अगर कहीं गांठ में गठान महसूस होता है जो कि दर्द नहीं करता है, तो वैसे केसेस में हमें सचेत हो जाना है और अपने नियर बाय फिजिशियन के पास दिखाना है और इवेलुएट करा लेना है कि ये जो गांठ है ये कैंसर का गांठ है या नॉर्मल कोई गांठ है। अदर भी बेनाइन चीजें होती है, जैसे फाइब्रोइडनोमा होता है, फाइब्रोइडनोसिस होता है, जिसका कि जो है एक क्लोज डिफरेंशियल होता है। उसके साथ साथ जैसे कि अगर आपको महिलाओं में अगर बच्चेदानी के रास्ते से कुछ रक्त स्त्राव हो रहा है, जिसको प्रॉपर वेजाइनल ब्लीडिंग करते हैं, वैसे केसेस में सर्वाइकल कैंसर का जो है स्क्रीनिंग कर देना चाहिए। ये सारे कुछ प्रमुख सिम्टम्स हैं। प्रोस्टेट कैंसर जो है वो पुरुषों में एक बहुत कॉमन कैंसर है और उसके मैं लक्षण के बारे में ब्रीफली बताना चाहता हूँ। जैसे कि अगर आपको पेशाब होने में दिक्कत होता है, पेशाब के रास्ते से खून आता है, पीठ में कमर के हिस्से में जो है दर्द होता है, भूख जो है कम लग रहा है आपको, तो ये सारे अनएक्सप्लेन फटीग यानी बहुत ज्यादा आपको थकान और कमजोरी महसूस हो रही है, तो ये एक प्रमुख सिम्टम है प्रोस्टेट कैंसर का। तो ये सारे कुछ कॉमन कैंसर्स हैं जिसका मैंने सिम्टम्स डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं कि कैंसर को जो है कैसे हम स्क्रीन करें। 1 मिनट जरा रुकें। आज जितने भी दर्शक होंगे ये सोच रहे होंगे
कि सवाल जो है वो हम नहीं कर रहे हैं और जवाब मिलते जा रहा है। तो पहले ही सर से बात हुई थी कि सर कैंसर हमें भी समझ लेना है, कैंसर के लक्षणों को हमें भी समझ लेना है और हमारे दर्शकों को भी समझा देना है। तो आगे सर कुछ बता रहे हैं तो उसे भी समझ लिया जाए। अब मैं बताना चाहता हूँ कि इसको स्क्रीनिंग कैसे किया जाए, कैसे शुरुआती अवस्था में हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे कैंसर्स हैं जिसको कि हम स्क्रीन करके डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम मैमोग्राफी के थ्रू जो है हम उसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से लंग कैंसर में जो लो डोज सीटी स्कैन, वैसे लोग जिनको कि क्रोनिक स्मोकिंग का जो है हिस्ट्री है, जो कि बहुत सालों तक उन्होंने जो है सिगरेट का जो है व्यसन किया है, तो वैसे लोगों में लो डोज सीटी स्कैन है, 4 CT से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। कोलोन की मेलिग्नेंसी के लिए हम लोग कोलोनोस्कोपी से स्क्रीन कर सकते हैं, वैसे लोग जिनकी फैमिली में कोलोन कैंसर की हिस्ट्री है। प्रोस्टेट कैंसर में हम लोग सीरम PSA, प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन लेवल चेक करके वैसे पुरुष जो कि 60-65 साल से ऊपर के हैं, वैसे लोगों में प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा ज्यादा होता है, तो उसमें हर साल हम लोगों को सीरम PSA लेवल जो है वो करा के देखना चाहिए। वो एक स्क्रीनिंग मेथड होता है। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में एक बहुत कॉमन है, जिसको कि हम लोग पैप स्मेयर जो एक टेस्ट होता है, जिसको कि बच्चेदानी के रास्ते से हम एक स्वैब टेस्टिंग करते हैं और उसको भी अर्ली स्टेज में हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ कॉमन कैंसर्स हैं जिसको कि हम स्क्रीनिंग के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं और अर्ली स्टेज में इसको जो है हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है वैक्सीन का, कि कैंसर के लिए भी कुछ वैक्सीन आए हैं, जैसे कि HPV वैक्सीन जो हमारे पास अवेलेबल है, गार्डासिल एंड सर्वारिक्स। ये 2 वैक्सीन अवेलेबल है, जिसको कि 9 से 9 to 26 मतलब 9 साल से 26 साल के महिलाओं और पुरुषों में दिया जा सकता है, जिससे कि कुछ कैंसर जैसे कि आपका सर्वाइकल कैंसर, जैसे कि आपका एनल कैंसर, जैसे कि आपका ओरोफेरेंजियल कैंसर, जो कि जेनाइटल वॉर्ट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से जनित जो कैंसर है उससे बचा जा सकता है। तो ये जो है कुछ वैक्सीन प्रिवेंटेबल है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी जो है एक प्रमुख कारण है लीवर कैंसर का, तो हम लोग हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के थ्रू लीवर कैंसर को भी रोकथाम कर सकते हैं। अब कैंसर का इलाज कैसे किया जाता है, तो कैंसर जो है वो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो 2 अवस्था में आते हैं, एक तो अर्ली स्टेजेस में और एक एडवांस स्टेजेस में। जो और तीसरा जो अवस्था होता है वो मेटास्टेटिक, यानी शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल गया है। जो अर्ली स्टेज होता है इसमें मोस्ट ऑफ द कैंसर्स क्यूरेबल होता है, कंप्लीट क्योर संभव है। और इसके लिए एडवांस स्टेजेस में जब ऑपरेशन के लायक नहीं होता है तो हम शुरुआती अवस्था में कुछ दवाई, जिसको कि कीमोथेरेपी कहते हैं, जिसको कि कैंसर की दवाई है, वो देके उसको डाउन स्टेज किया जाता है, ऑपरेशन के लायक बनाया जाता है। फिर ऑपरेशन करके उसको जो है हम लोग ट्यूमर जो भी जहाँ पर भी है उसको निकालते हैं। उसके बाद फर्दर उसका जो रिपोर्ट आता है उस गठान का, पोस्ट ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट करते हैं, उसके आधार पे फर्दर आगे का ट्रीटमेंट जो कि रेडिएशन हो सकता है, रेडिएशन ट्रीटमेंट एज वेल एज आपका कीमोथेरेपी जो आगे और लगना है, तो उसको हम लोग डिसाइड करते हैं। इसके साथ साथ जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है आजकल वो है इम्यूनोथेरेपी एंड टारगेटेड थेरेपी। वो भी हमारे यहाँ पे विशेषज्ञ चिकित्सक हम लोग अवेलेबल हैं, जो कि कॉमनली यहाँ पे इम्यूनोथेरेपी एंड टारगेटेड थेरेपी जो कि लेटेस्ट डेवलपमेंट है ऑन्कोलॉजी फील्ड में, कैंसर के जगत में, उसको भी हम लोग यहाँ पर बहुत फ्रिक्वेंटली कर रहे हैं। और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर डेडिकेटेड कैंसर सेंटर है, जहाँ पे कीमोथेरेपी, सर्जरी, उसके साथ साथ बाकी अदर मल्टी स्पेशलिटी जो भी फैसिलिटीज हैं उसके विशेषज्ञ डॉक्टर अवेलेबल हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे हर शनिवार और रविवार को यहाँ पर फ्री कैंसर OPD का जो है हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया है, कि आप किसी भी बिहार के किसी भी या किसी दूसरे स्टेट के भी हैं, अगर आपको कैंसर से रिलेटेड कोई आपको जो है सलाह चाहिए, या कोई भी कैंसर आपका कहीं ट्रीटमेंट चल रहा है, आपको सेकेंड ओपिनियन या ओपिनियन लेना है कि कैसे इसका इलाज होना है, तो हमारे यहाँ हर शनिवार और रविवार सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक आप फ्री में आके विशेषज्ञ टीम के द्वारा आप सलाह ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात थी और ये वीडियो जो है वो आपके लिए कारगर साबित होने जा रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक वीडियो में कैंसर से जुड़ा इतना जानकारी वो भी एक चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। सर ने अपना कीमती वक्त देते हुए इस पूरे चीज को एक्सप्लेन कर दिया। और मैं यहाँ जब आया मगध कैंसर सेंटर में, मुझे एक बात बहुत अच्छा लगा। पहला तो जो सर ने जिक्र कर दिया कि हर शनिवार को मुफ्त OPD, और उसके अलावा जब मैं यहाँ आया तो एक आयोजन था यहाँ पे वर्ल्ड कैंसर डे पे, पुराने जो कैंसर मरीज जो ठीक हो चुके हैं उन्हें सम्मानित करने का काम किया गया है। तो अस्पतालों का व्यवसायीकरण के बीच इस तरीके का एक अच्छा जो समाज के लिए जो काम हो रहा है, उसके लिए ये जो अस्पताल और अस्पताल प्रबंधन जो है वो साधुवाद के पात्र है। और टीम बिहारी करेजा की तरफ से
आपको और इस पूरी टीम को और डायरेक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। और बिहारी करेजा के लिए मगध कैंसर टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।